नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपके हिंदी स्कॉलर्स जंक्शन इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने कि अपने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे इस पेपर 2 की जो यूनिट है इकाई 2, इसके जो इसे हमारे सिलेबस का आत्मा कहा जा सकता है, क्योंकि हमारा मूल विषय जो है वह हिंदी है। और हिंदी विषय में हिंदी साहित्य का इतिहास, यह जो पोर्शन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य में अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जो हमारा साहित्यिक इतिहास है, इसकी जो बेसिक जानकारी है, यह हमें पूर्णतः पता होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के चलते हमारी परीक्षाएं जो ली जाती है, इसी में भी वो देखा जाता है कि हमें इस क्षेत्र का कितना नॉलेज है। इसीलिए हमें हिंदी साहित्य का इतिहास जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस इकाई से ही आगे की हमारी जो इकाइयाँ हैं वह जुड़ी हुई है। जैसे कि हिंदी काव्य शास्त्र है, फिर वैचारिक पृष्ठभूमि है, आगे जो निबंध, कथा, उपन्यास आदि सभी जो है यह हमारे इसी यूनिट से जुड़कर बने हुए हैं। इसी से संबंधित पढ़ाई आपको आगे करनी है। तो यदि आप हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आगे के यूनिट की पढ़ाई करने में और उन्हें समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आइए चलते हैं, आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और आज के हमारी वीडियो का विषय है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जो कि हमारे यूनिट 2 का पोर्शन है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो गद्य विधाएं है, इसमें हमारा पहला पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी उपन्यास। इसमें है भारतीय उपन्यास की अवधारणा। तो आइए समझते हैं कि भारतीय उपन्यास की अवधारणा यानी कि क्या, इसका अर्थ क्या है। देखेंगे कि भारतीय उपन्यास की अवधारणा, इसका अर्थ क्या है। भारतीय अवधारणा का अर्थ है एक विचार, धारणा या कोई अमूर्त विचार जो किसी व्यक्ति या समूह से संबंधित हो। भारतीय उपन्यास की जो अवधारणा है वह भारतीय उपन्यास की जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को गहराई से दर्शाना तथा भारतीय पहचान को यथार्थवादी तरीके से दर्शाना, यानी कि तत्कालीन परिस्थितियों को परंपरागत आख्यायों को आधुनिक साहित्यिक तत्वों के साथ मिलाना, जिसके चलते कथा साहित्य की एक शैली जो मानवीय भावनाओं, मूल्यों, अनुभवों और सामाजिक यथार्थ की जांच पड़ताल करती है। साथ ही साथ राष्ट्रीय भावना एवं ऐतिहासिक घटनाओं जैसे विषय भी इसमें समाविष्ट कराती है। आगे देखते हैं कि भारतीय उपन्यास की प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। इसमें प्रमुख अवधारणाएं हैं सामाजिक यथार्थवाद, जैसे कि हमारे देश का जो ग्रामीण जीवन है, गरीबी और सामाजिक विषमताएं, इनको प्रस्तुत करना। आगे है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गहराई, जैसे कि हमारे भारत देश की संस्कृति, उसके दर्शन और परंपराओं की झलक, जिसमें पारंपरिक कथाएं और आध्यात्मिक अर्थ समाविष्ट हो। आगे बताया गया है कि राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना, उदाहरणार्थ भारतीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, इन सभी के दृश्य उपन्यास के माध्यम से व्यक्त करना और समाज में फैली हुई पराधीनता की समस्याओं को उजागर करना। आगे बताया गया है साहित्यिक सम्मिश्रण। हमारे देश के कई लेखकों और कवियों द्वारा यूरोपीय साहित्य के प्रभाव को भारतीय कथा और परंपरा के साथ मिलाकर एक नई शैली में ढला हुआ हम देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर साहित्यिक सम्मिश्रण देखा जा सकता है। आगे है पात्रों का विकास, यानी कि समाज के विभिन्न स्तरों के पात्रों के मनोवैज्ञानिक विकास, उनके रिश्तों और सामाजिक संघर्ष तथा व्यक्तिगत भावनात्मक संघर्ष, इन पर ध्यान केंद्रित करना। और विविधता और समावेशिता, यानी कि हमारे भारतीय उपन्यास की अवधारणा समावेशी है, जो हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, संस्कृतियों और रहन सहन आदि सभी को एकत्रित करके हमारे देश की राष्ट्रीय की पहचान दिखाती है, जो कि हमारे राष्ट्रीय में एकता है, हमारी राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। इस प्रकार से भारतीय उपन्यास की अवधारणा, यह पॉइंट निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि भारतीय उपन्यास में जो हमारे प्रेमचंद जी है, इनके पूर्व उपन्यास प्रेमचंद और उनका युग,
प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक। इसके लिए हम आगे पढ़ने जा रहे हैं प्रेमचंद पूर्वयुगीन हिंदी उपन्यास। आइए आगे देखते हैं। प्रायः हिंदी की अधिकांश विधाओं के प्रारंभिक बिंदु संस्कृत साहित्य में खोजे जाते हैं। हिंदी उपन्यास की चर्चा करते समय प्रायः हमें संस्कृत के कादंबरी या देश कुमार रचित जैसे उपाख्यानों को प्राचीन प्रेरक परंपरा के रूप में देखा जाता है, पर वस्तुतः हिंदी उपन्यास विधा का जन्म पश्चिमी साहित्य के प्रभाव के कारण हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश में 150 साल तक रहा है, तो उनका जो साहित्य था उसका प्रभाव हमारे देश के लोगों पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहीं से हमारी शिक्षा का आरंभ हुआ। अंग्रेज़ों के चलते ही हमारे शैक्षणिक स्तरों में भी विकास हुआ। तो निश्चित रूप से यह हम कह सकते हैं कि उनकी जो साहित्य था उसका प्रभाव हमारी परंपराएं हैं हमारे देश के लोगों पर पड़ा, और उसी का आज जो है हम निश्चित तौर पर उसी के ही प्रभाव पर चल रहे हैं। आगे है आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रारंभिक उत्थान के शीर्ष लेखक श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे, पर इन्होंने काव्य, नाटक, एकांकी व पत्रकारिता में जितना साहित्य सृजन किया उतना उपन्यास विधा में नहीं किया। यद्यपि इनकी हार्दिक इच्छा थी कि उपन्यास विधा में भी अच्छी कृतियों का सृजन हो, फिर भी भारतेंदु के युग के अन्य लेखकों ने कई उपन्यासों की रचना की, जिनमें श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु, किशोरीलाल गोस्वामी कृत कई उपन्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह कृत श्यामा स्वप्न और पंडित बालकृष्ण भट्ट रचित 100 अजान 1 सुजान आदि प्रमुख है। कृपया नोट करते चले कि जिन जिन लेखकों उपन्यासकारों के यहाँ पर नाम आ रहे हैं, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मिलान करना है तो तब हमें उत्तर मालूम हो सके। इसलिए श्रीनिवास दास कृत हमारा है उपन्यास परीक्षा गुरु। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा दिए गए उपन्यासों का नाम तो अभी यहाँ पर नहीं दिया है, पर ठाकुर जगमोहन सिंह कृत श्यामा स्वप्न कृपया नोट कर लीजिए, और पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित 100 अजान 1 सुजान, यह मिलान के प्रश्न में पूछा जा सकता है। आगे दिया है पंडित रामचंद्र शुक्ल, जहाँ पर किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार मानते हैं, वही अन्य विद्वानों के मतानुसार श्रीनिवास दास की कथाकृत परीक्षा गुरु हिंदी की पहली औपन्यासिक कृति है। कृपया यहाँ पर नोट कर लीजिए कि पंडित रामचंद्र शुक्ल यहाँ किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार मानते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल किसे भारतीय उपन्यास का प्रथम उपन्यासकार मानते हैं, तो इसका उत्तर होगा किशोरीलाल गोस्वामी जी को। आगे दिया है शताधिक वर्षों के हिंदी उपन्यास साहित्य में समय संदर्भ के अनुसार कई परिवर्तन आए हैं। परिवर्तन विकास का द्योतक है, अतः हिंदी उपन्यास साहित्य के संपूर्ण इतिहास को प्रेमचंद युग को केंद्रीय धुरी पर रखकर आसानी से समझा जा सकता है। भारतेंदु युग और उसके कुछ ही बाद के समस्त उपन्यास साहित्य को प्रेमचंद पूर्वयुगीन हिंदी उपन्यास साहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। प्रेमचंद पूर्व युग में सामाजिक, जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों की रचना हुई है। सामाजिक कोटि के कथाकारों में श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, किशोरीलाल गोस्वामी आदि तथा तिलस्मी कथाओं के रचनाकारों में देवकीनंदन खत्री, जिनकी रचना थी चंद्रकांता, जो कि जासूसी कथा पर निर्धारित थी, गोपाल राम गहमरी आदि प्रमुख उपन्यासकारों की चर्चा की जाती है। आगे संक्षिप्त में हिंदी उपन्यासकारों की रचना और रचना शैली के माध्यम से प्रारंभिक औपन्यासिक विकास यात्रा का सहज परिचय पाया जाता है। इसमें आगे दिया है प्रेमचंद पूर्वयुगीन सामाजिक उपन्यास। इसमें दिया है कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु, जो कि 1882 में लिखा गया था, को हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। कृपया नोट करते चलिए कि यदि प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास किसे कहा जाता है, तो लाला श्रीनिवास दास रचित परीक्षा गुरु। आगे दिया है परीक्षा गुरु एक शिक्षाप्रद सामाजिक उपन्यास है। इसमें यह बताया गया है कि
किस प्रकार एक धनी व्यक्ति अपने चापलूस मित्रों के स्वार्थों में फंसकर कर्ज में डूबकर कष्ट भोगा है और बाद में ईमानदार मित्र की सहायता से धीरे धीरे वह कष्टों से उबरता है। इस उपन्यास की शैली तर्कपूर्ण है, जिसमें नैतिक शिक्षण और उपदेशात्मक भावनाओं की भरमार है। इस उपन्यास के प्रेरक स्रोतों के रूप में लेखक ने जहां संस्कृत महाभारत, पारसी कथाओं एवं गोल्डस्मिथ, विलियम कपूर जैसी अंग्रेजी विद्वानों का भी उल्लेख किया है। इस उपन्यास में देशी विदेशी इतिहास के लंबे लंबे उद्धरणों का उपयोग हुआ है। अतः प्रेमचंद पूर्व प्रारंभिक सामाजिक उपन्यासों की श्रृंखला में परीक्षा गुरु उपन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख किया जाता है। आगे दिया है कि श्रीनिवास दास के अतिरिक्त इस समय के उपन्यासकारों में ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट आदि प्रमुख है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपने उपन्यास श्यामा स्वप्न में वर्णनात्मक शैली में सुंदर प्रेम कथा की रचना की है। अंबिका दत्त व्यास ने अपने एकमात्र उपन्यास आश्चर्य वृत्तांत में काल्पनिक अलौकिक दृश्यों को उपस्थित कर विस्मयपूर्ण कथा घटनाओं की सृष्टि की है। कृपया इसे नोट करते चलिए। जो भी उपन्यासकारों के नाम दिए हैं उन्हें भी, और उनके द्वारा रचित जो उपन्यास है, जैसे ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपने उपन्यास श्यामा स्वप्न, तो ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? श्यामा स्वप्न। आगे दिया है अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित उपन्यास आश्चर्य वृत्तांत, कृपया नोट कीजिए। आगे दिया है इस समय के अन्य कथाकार पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, कृपया इसे नोट कर लीजिए कि पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है, तो नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान 100 जान, कृपया नोट कर ले। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान 100 जान के द्वार शिक्षाप्रद उपदेश प्रधान 2 सामाजिक उपन्यासों की रचना की है। यो तो भट्ट जी हिंदी में अपनी निबंध रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, तो भी ये उपन्यास उनके कुशल कथाकार रूप को दर्शाती है। एक और लेखक राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास में वो गोवध निवारण संबंधी आंदोलन का कथात्मक रूप प्रस्तुत किया है। कृपया नोट करें कि राधा कृष्ण दास द्वारा उपन्यास का नाम क्या है, तो निस्सहाय हिंदू। ये सभी उपन्यास तत्कालीन युग के सामाजिक परिणाम की प्रस्तुति करते हैं। यद्यपि इनकी शैली उपदेशात्मक और विचारात्मक रही, तो भी सुंदर कथा को लिए इनकी रचना को हम हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा के प्रारंभिक स्तुत्य प्रयास कह सकते हैं। आगे दिया है प्रेमचंद पूर्व युगीन जासूसी एवं तिलस्मी उपन्यास। इसमें दिया है कि प्रेमचंद पूर्व युग में जासूसी तिलस्मी उपन्यासों ने हिंदी उपन्यास यात्रा को अभूतपूर्व गति प्रदान की। इस संदर्भ में बाबू देवकीनंदन खत्री के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा बार बार की जाती है। कृपया नोट कर ले कि देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है जिसका नाम है चंद्रकांता, इसे नोट कर ले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें पहला मौलिक उपन्यासकार मानते हुए लिखते हैं। चंद्रकांता संतति नामक इनके अय्यारी उपन्यासों की चर्चा चारों ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते थे वे भी इन नामों से परिचित हो गए। तो कृपया इस बात को नोट कर ले कि देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित जो उपन्यास था वह चंद्रकांता है, और इसमें लिखा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें पहला मौलिक उपन्यासकार मानते हैं। आगे दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन खत्री का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। तो इसमें कोटेशन में पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में
बाबू देवकीनंदन खत्री का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। तो यह कथन किसने किया है? तो प्रस्तुत कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। हिंदी उपन्यास के इतिहास में बाबू देवकीनंदन खत्री का महत्व इस कारण से भी और भी बढ़ जाता है कि उन्होंने ही इस नई साहित्यिक विधा के प्रति जनता में रुचि जागृत की। परवर्ती युग में हिंदी उपन्यास के भावी विकास में इससे अवश्य सहायता मिलती है। खत्री जी के उपन्यासों में कोरी काल्पनिकता का आधिक्य है और उनमें तिलिस्मों और गुप्त खजानों का चित्रण पाठकीय कौतूहल में उत्साहजनक वृद्धि करते हुए कृति को पढ़ने के लिए विवश करता है। इस प्रकार खत्री जी ने हिंदी उपन्यासों के लिए एक विस्तृत पाठक वर्ग की अभिवृद्धि की है। जासूसी तिलिस्मी उपन्यासों के अन्य रचनाकारों में गोपालराम गहमरी भी एक है, जिन्होंने जासूस की बुद्धि, भयंकर भीड़, गुमनाम चिट्ठी जैसी कृतियों की रचना की है। कृपया नोट कर ले कि गोपालराम गहमरी जी के द्वारा रचित जासूस की बुद्धि, भयंकर भीड़, गुमनाम चिट्ठी, यह सब कृतियां हैं, यह सब रचनाएं हैं। आगे दिया है कि इनके उपन्यासों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये रोचकता में अय्यारी और तिलिस्मी उपन्यासों के समान होते हैं, पर कथानक विविधता और व्यावहारिकता की दृष्टि से अधिक विश्वसनीय। अतः हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में गोपालराम गहमरी जी को जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक उपन्यासकार माना जा सकता है। आगे देखते हैं कि इन उपन्यासकारों के अतिरिक्त इस कालावधि में किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय और लज्जाराम मेहता आदि ने उपन्यासों का प्रणयन किया। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों में तारा, रजिया बेगम, राजकुमारी गुलबहार आदि प्रमुख है। कृपया नोट कर लीजिए कि किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों में तारा, रजिया बेगम, राजकुमारी गुलबहार आदि प्रमुख है। इसके उपन्यासों में रोमांटिक जासूसी तत्व के साथ साथ ऐतिहासिक संस्पर्श का पुट भी पाया जाता है। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिओंद के नाम से भी जाना जाता है, ने ठेठ हिंदी का ठाठ, कृपया नोट कर ले, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल नामक 2 उपन्यासों की रचना चित्रात्मक शैली में की। पंडित अयोध्या सिंह, जिन्हें कि हम हरिओंद नाम से भी जानते हैं, इन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल नामक 2 उपन्यासों की रचना की है, जो कि चित्रात्मक शैली में है। कृपया नोट कर लीजिए कि यह जो उपन्यास है दोनों भी यह चित्रात्मक शैली में है। ये उपन्यास भाषा की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण सिद्ध हुए उतने कथात्मक कौतूहल परक शैली के लिए नहीं। आगे इस प्रकार प्रेमचंद्र पूर्व युगीन उपन्यास की विकास यात्रा का विहगावलोकन करते हुए कहा जा सकता है कि प्रारंभिक युग की इन कृतियों में उपन्यास विधा के लिए एक विशाल पाठक वर्ग तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कालावधि के उपन्यासों में कल्पना और उपदेशात्मकता आधिक्य दिखाई देता है। जासूसी तिलिस्मी उपन्यासों के साथ साथ कुछ सामाजिक औपन्यासिक कृतियों की रचना भी प्रेमचंद पूर्व युग में हुई है। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद अपने युग के सर्व प्रमुख और प्रतिनिधि उपन्यासकार है। वे साहित्य को समाज का पथ प्रदर्शक मानते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाकर न केवल उन्होंने स्वयं कालजयी उपन्यासों की रचना की, बल्कि हिंदी उपन्यास की पारंपरिक धारा को लोकमंगलकारी नया रूप प्रदान किया। उन्होंने अब तक के उपन्यासों में पाई जाने वाली कोरी उपदेशात्मक आदर्शवादी प्रवृत्ति का बहिष्कार किया और उपन्यास के कथ्य को यथार्थ के धरातल पर प्रतिष्ठित किया। नई कही जाने वाली आधुनिक हिंदी की कथात्मक प्रवृत्तियां बीज रूप में प्रेमचंद के उपन्यासों में देखी जा सकती है।
प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें जो भी समस्याएं उठाई गई है वे व्यक्तिगत और पारिवारिक ना होकर व्यापक सामाजिक सीमाओं का संस्पर्श करती है। यानी कि यहाँ पर केवल कोई कौटुंबिक समस्याएं नहीं दी गई हैं, तो जो पारिवारिक भी नहीं है, यह सब व्यापक सामाजिक सीमाएं, यानी कि समाज में घटने वाली हर एक घर की, हर एक व्यक्ति की समस्याएं है, इसलिए इन्हें व्यापक कहा गया है। तो इन सीमाओं को संस्पर्श करती है। प्रेमचंद ने भारतीय मध्यम वर्ग और ग्रामीण जीवन के अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा अनेक विविध पक्षों पर मानवतावादी दृष्टिकोण से विचार किया है। भारतीय जनजीवन के प्रतिबिंब तथा प्रवाहमयी शैली का मेल पाकर उनकी कृतियां हिंदी कथा साहित्य की अमूल्य निधि बन गई है। ग्रामीण समाज, सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक पाखंड, नारी समस्या, अछूत समस्या, राजनीतिक संघर्ष तथा समाज के विभिन्न सभी वर्ग आदि उनके उपन्यासों के प्रमुख विषय है। प्रेमचंद ने जिन उपन्यासों की रचना की है वे है सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, कायाकल्प तथा गोदान। कृपया नोट करें कि प्रेमचंद द्वारा दिए गए उपन्यास कौन कौन से हैं। तो सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, कायाकल्प तथा गोदाम। माफ कीजिएगा दोस्तों। आगे है मंगलसूत्र का उनका अंतिम उपन्यास है। यानी कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है, तो मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र को सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में समाज की रूढ़िवादिता, स्त्री शिक्षा की समस्या, अनमेल विवाह की समस्या, वेश्या समस्या तथा दहेज की समस्या पर विचार किया गया है। सामाजिक व्यवस्था की कमियां की ओर संकेत करते हुए इसमें मौलिक परिवर्तन का संदेश लेखक ने दिया है। इन उपन्यास के पश्चात आदर्शवादी दृष्टिकोण को लेकर वरदान उपन्यास सन 1920। कृपया नोट कर लीजिए, वरदान उपन्यास का वर्ष है सन 1920, जिस वर्ष में यह प्रकाशित हुआ। प्रेमाश्रम 1921 में प्रेमचंद का कलात्मक प्रतिभा और निखर आई। प्रेमचंद ने सबसे पहले इसी उपन्यास में शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। कृपया नोट कर ले, प्रेमचंद ने अपने उपन्यास प्रेमाश्रम, जो कि 1921 में लिखा गया, इस उपन्यास में ही सबसे पहले शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। स्पष्ट शब्दों में इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि तो ईश्वर की है, जिसने इसकी सृष्टि की, या किसान की जो ईश्वरीय इच्छा के अनुसार इसका उपयोग करता है। जमींदार को समझना चाहिए कि वह प्रजा का मालिक नहीं वरन उसका सेवक है। कृपया इसको नोट कर लीजिए कि भूमि तो ईश्वर की है, जिसने इसकी सृष्टि की, या किसान की जो ईश्वरीय इच्छा के अनुसार उसका उपयोग करता है। जमींदार को समझना चाहिए कि वह प्रजा का मालिक नहीं वरन उसका सेवक है। यह सब बातें मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास 1921 में रचित प्रेमाश्रम में किया है। माफ कीजिएगा। इन पंक्तियों में अभिव्यक्त दृष्टिकोण ही इस उपन्यास का केंद्रीय उद्देश्य है। प्रेमचंद्र के सभी उपन्यासों में आकार की दृष्टि से बड़ा उपन्यास रंगभूमि है, जो 1929 में लिखा गया है। हिंदी उपन्यास में गांधीवादी दर्शन के समर्थन की दृष्टि से इस उपन्यास का विशेष महत्व है। कृपया नोट करें प्रेमचंद का आगे का उपन्यास रंगभूमि, जो कि 1929 में लिखा गया है। इसमें अंग्रेजों की कूटनीति, भारतीय जनता का आर्थिक शोषण, निरंकुश शासन, जमींदार एवं नरेशों की अत्याचारी मनोवृत्ति तथा सत्याग्रह आंदोलन का प्रभावपूर्ण चित्रण हुआ है। अन्याय से लड़ता हुआ सूरदास नामक पात्र इस उपन्यास का ही नहीं, हिंदी कथा साहित्य का संस्मरण एवं प्रेरक पात्र बन गया है।
कृपया नोट कर लीजिए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरदास नामक पात्र मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का है, तो इसमें उत्तर होगा रंगभूमि। आगे दिया है कि यह जो अन्याय से लड़ता हुआ सूरदास नामक पात्र इस उपन्यास का ही नहीं, हिंदी कथा साहित्य का स्मरणीय एवं प्रेरक पात्र बन गया है। रंगभूमि उपन्यास में विनय सोफिया के प्रगाढ़ प्रेम के मनोवैज्ञानिक पक्ष को आधार बनाया गया है। कृपया नोट कर ले, रंगभूमि उपन्यास से विनय और सोफिया इनके प्रगाढ़ प्रेम के मनोवैज्ञानिक पक्ष को आधार बनाया गया है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जहाँ पर प्रेमिका का मिलान वाले जो प्रश्न होते हैं, इसमें विनय सोफिया का मिलान यहाँ पर दिया गया है। कृपया इसे नोट कर लीजिए। आध्यात्मिक विश्वास के साथ पुनर्जन्म, योग, चीर यौवन प्राप्ति के लिए की जाने वाली विविध क्रियाओं का वर्णन करते हुए कायाकल्प 1924 उपन्यास लिखा गया है। कृपया नोट कर लीजिए कि आगे जो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है जिसका नाम है कायाकल्प, वह 1924 में लिखा गया है। चमत्कारिता के कारण इसकी कथावस्तु अन्य उपन्यासों के समान संगठित नहीं रह पाई है। सन 1928 में निर्मला और 1929 में प्रतिज्ञा उपन्यास का प्रकाशन हुआ। कृपया नोट कर लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास निर्मला सन 1928 में लिखा गया और 1929 में प्रतिज्ञा यह उपन्यास लिखा गया। आगे है निर्मला की हृदय स्पर्शी कथा में दहेज, अनमेल बाल वृद्ध विवाह के सामाजिक कलंक के दुष्परिणामों का चित्रण हुआ है। सन 1931 में समस्या प्रधान गबन उपन्यास प्रकाशित हुआ। कृपया नोट कर लीजिए, गबन उपन्यास का प्रकाशन 1931 में हुआ, जिसमें मध्यम वर्गीय जनजीवन, स्त्रियों का आभूषणों के प्रति मोह के कारण भोगे हुए कष्टों के साथ साथ तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम की हल्की झलक भी प्रस्तुत की गई है। प्रेमचंद की अंतिम सर्वश्रेष्ठ कृति गोदान का प्रकाशन 1936 में हुआ। कृपया नोट कर ले, गोदान उपन्यास का प्रकाशन 1936 में हुआ। इसमें प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। ग्रामीण जीवन के सभी पक्षों को समाहित करने के कारण इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। कृपया नोट कर ले कि गोदान जो उपन्यास है इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि ग्रामीण जीवन का महाकाव्य किसे कहा गया है, गोदान उपन्यास को। ग्राम्य जीवन के साथ साथ नागरिक जीवन का भी कुशलतापूर्वक संयोजन इसमें लेखक ने किया है। ग्राम और नगर की दो कथाएं समानांतर चलाए जाने में लेखक की रचनात्मकता कुशलता का अद्भुत परिचय मिलता है। हिंदी के उपन्यासकारों में प्रेमचंद को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। अपने युग जीवन का सजीव चित्रण करते हुए उन्होंने भावी उपन्यास धारा को एक ऐसी दिशा दी जिससे साहित्य समाज के संबद्ध होकर चलता रहे। उनके समकालीन और परिवर्ती कथाकारों पर भी इनकी शैली का गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी शैली प्रेमचंद शैली के रूप में ही एक कलात्मक मापदंड बन गई। भाव, कथ्य, सामाजिक संपृक्ति की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यास हिंदी साहित्य में अनमोल रत्न माने जाते हैं। प्रेमचंद युग के ही अन्य प्रसिद्ध कथाकार जयशंकर प्रसाद है। उन्होंने 69 कहानियों के साथ साथ 3 उपन्यासों की रचना की है। तो कृपया इस बात को नोट कीजिए कि जयशंकर प्रसाद ने कितनी कहानियाँ लिखी है। तो इन्होंने 69 कहानियाँ लिखी है, साथ साथ इन्होंने 3 उपन्यासों की रचना की है। जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि थे, अतः उनके काव्य प्रतिभा का प्रच्छन्न प्रभाव अन्य विधाओं की भांति उपन्यास पर भी दृष्टिगत होता है। उनका पहला उपन्यास कंकाल सन 1929 में प्रकाशित हुआ। कृपया नोट कर ले कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कंकाल उपन्यास कौन से साल में प्रकाशित हुआ, तो इसका उत्तर है 1929। वर्णाश्रम धर्म की कूटनीतियों का वर्णन करते हुए इसमें भारत के कई धार्मिक स्थलों के
कुत्सित यथार्थ का चित्रण किया गया है। प्रसाद जी के दूसरे उपन्यास तितली 1934 में पारिवारिक समस्याओं की पृष्ठभूमि में भारतीय ग्राम और नगर जीवन का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कृपया नोट कीजिए कि प्रसाद जी का जो दूसरा उपन्यास है तितली, वह 1934 में प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास का विषय है पारिवारिक समस्याओं की पृष्ठभूमि, जो कि भारतीय ग्राम और नगर जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है। आगे दिया है, भारतीय आदर्शों और ग्राम सुधार की भावना से प्रेरित होकर इस औपन्यासिक कथा कृति की कथा वस्तु बुनी गई है। इनका तीसरा उपन्यास इरावती अधूरा ही रहा। कृपया नोट करें, पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास का नाम क्या है, तो इस उपन्यास का नाम है इरावती, और जो कि इनका तीसरा उपन्यास है। पर इन दो उपन्यासों के द्वारा प्रसाद जी ने लेखनी की यथार्थता का परिचय दिया है। प्रेमचंद द्वारा प्रवर्तित यथार्थवादी कथा परंपराओं में पांडेय बच्चन शर्मा उग्र, चतुरसेन शास्त्री, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मंथननाथ गुप्ता तथा राधिका रमन प्रसाद सिंह आदि उल्लेखनीय है। उग्र जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत, जीजाजी, बुधुआ की बेटी आदि है। इनके उपन्यासों में भारतीय समाज की घृणित परंपराओं, वैश्यालयों, मदिरालयों का यथार्थ चित्रण हुआ है। अति यथार्थवादी शैली के अनुरूप इन्हें उग्र संज्ञा से विभूषित किया गया है। चतुरसेन शास्त्री जी ने वैसे तो कई उपन्यासों की रचना की है जिनकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, पर अमर अभिलाषा और आत्मदाह उनके सामाजिक उपन्यास है जिनमें समाज सुधार की भावना प्रकट की गई है। कृपया नोट कर ले, चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित अमर अभिलाषा और आत्मदाह। पूछा जा सकता है कि यह किसके उपन्यास है या इनके द्वारा रचित इनमें से कौन से हैं। अमर अभिलाषा और आत्मदाह। अमर अभिलाषा के कथाकार ने अभिशप्त जीवन की विभीषिका को व्यक्त किया है। प्रेमचंद्र शैली की ही अनुसरण करते हुए उपन्यास लिखने वाले इस युग के अन्य उपन्यासकार विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक है। इनके दो उपन्यास प्रमुख हैं, माँ और भिखारिनी। कृपया नोट कर ले, विश्वंभर नाथ शर्मा, जिन्हें कौशिक नाम से भी बोला जाता है, और इनके प्रमुख दो उपन्यास हैं, माँ और भिखारिनी। प्रथम उपन्यास में चरित्र निर्माण में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका को कथ्य बनाया गया है, यानी कि माँ उपन्यास में, और इनका जो दूसरा उपन्यास है भिखारिन, इसमें अलग अलग पात्रों की मानसिकता का चित्रण हुआ है। प्रेमचंद युग के और अन्य कथाकारों में उषा देवी मित्रा, राधिका रमन प्रसाद सिंह आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने अपने विशिष्ट सामाजिक उपन्यासों के द्वारा समाज को एक आदर्श रूप देने का प्रयत्न किया है। प्रेमचंद्रोत्तर युगीन हिंदी उपन्यास। युग की परिस्थितियां साहित्य को प्रभावित करती हैं। प्रेमचंद्र युग के पश्चात राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई विचारधाराएं अपने व्यापक रूप में प्रकट हुई। भारतीय समाज में गांधीवाद में अनास्था, मास के सिद्धांतों की ओर झुकाव और अवचेतन प्रवृत्ति को जानने की जिज्ञासा और जीवन में अतृप्त निराशा इस युग में उभरने लगी। प्रेमचंद्रोत्तर कथा साहित्य को वैविध्यमय विस्तार मिला, अतः उसे एक निश्चित प्रवृत्ति के अंतर्गत रखकर अध्ययन करना कठिन होगा। प्रवृत्तात्मक वर्गों में रखकर प्रेमचंद्रोत्तर कथा साहित्य को सहज रूप में समझा जा सकता है। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास। तो इसमें पहला जो दिया गया है कि प्रेमचंदोत्तर युगीन जो उपन्यास है उसमें कई बदलाव हुए, आगे चलकर उसमें कई तरह के विस्तार पूर्वक कहानियाँ आई है, जिनमें से विषय है कि मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास। मनोविज्ञान के क्षेत्र में
प्रसिद्ध विद्वान फ्रायड, एडलर, युंग के सिद्धांतों को आधार बनाकर व्यक्ति के अंतर संघर्ष की अभिव्यक्ति करते हुए कई उपन्यास प्रेमचंद्रोत्तर युग में लिखे गए। कृपया इस बात को नोट कर ले कि मुझे प्रेमचंद्रोत्तर जो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है उसमें विद्वान जो फ्रायड है, एडलर, युंग, इनके सिद्धांतों को आधार बनाकर व्यक्ति के अंतर्गत संघर्ष की अभिव्यक्ति करते हुए कई उपन्यासों की रचना की गई है। इस प्रकार के उपन्यासों में मानस के अवचेतन और उपचेतन दशाओं का चित्रण हुआ है। इस मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में स्वप्न विश्लेषण, सम्मोहन विश्लेषण, अंतर्दर्शन आदि मनोविज्ञान की प्रणालियों का उपन्यासकारों द्वारा वर्णन किया जाने लगा। इस प्रकार के मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, डॉक्टर देवराज और इलाचंद जोशी और अज्ञेय, यह सब प्रमुख है। कृपया नोट कर लीजिए कि मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकारों में हमारे जो भारतीय मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं, इनमें प्रमुख नाम है जैनेन्द्र, डॉक्टर देवराज, इलाचंद जोशी और अज्ञेय। जैनेन्द्र के व्यक्ति केंद्रित उपन्यासों पर फ्रायड के सिद्धांतों का प्रभाव दिखाई देता है। इनके परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी में नारी पुरुष के प्रेम की समस्या का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का चित्रण किया गया है। दार्शनिकता के कारण जैनेन्द्र की शैली कुछ दुरूह बन गई है। कृपया नोट कर लीजिए कि जैनेन्द्र थे वह किस प्रकार के लेखक थे, उपन्यासकार थे। तो यह जो थे यह मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार के नाम से भी जाने जाते हैं और इनकी लेखनी पर फ्रायड के सिद्धांतों का प्रभाव दिखाई देता है। और इनके प्रमुख उपन्यास है जो कि मनोविश्लेषणात्मक विज्ञान पर आधारित है: परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी। अज्ञेय के उपन्यासों पर फ्रायड, लॉरेंस, टी.एस. इलियट का प्रभाविक दृष्टिकोण दिखाई देता है। शेखर एक जीवनी भाग 2 में शेखर के व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। इनके अन्य उपन्यास नदी के द्वीप में नर नारी के परस्पर यौन संबंधों का प्रतीकात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कृपया नोट कर ले कि अज्ञेय जो है इन पर फ्रायड, लॉरेंस, टी.एस. इलियट, इन सभी उपन्यासकारों का प्रभाव दिखाई देता है। इनका जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, इसके भाग 2 पर इनका जो शेखर का जो व्यक्तिमत्व है वह जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है उस पर उसका भी वैज्ञानिक मनोविश्लेषण किया गया है। इनके अन्य उपन्यास जो है यानी कि नदी के द्वीप, कृपया नोट कर ले कि अज्ञेय का उपन्यास नदी के द्वीप में नर नारी के परस्पर यौन संबंधों का प्रतीकात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अपने अपने अजनबी उपन्यास में अज्ञेय ने मृत्यु की विभीषिका से त्रस्त 2 नारी पात्रों की मनस्थिति का निरूपण किया गया है। कृपया नोट कर ले कि अपने अपने अजनबी यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका उत्तर है अज्ञेय द्वारा। इलाचंद जोशी के अधिकांश उपन्यास फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से प्रभावित हैं। इनके प्रेत और छाया, सन्यासी, पर्दे की रानी आदि उपन्यासों में व्यक्ति की दमित वासना, कुंठा और चेतन अवचेतन के सिद्धांतों का कथात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया है। कृपया नोट कर लीजिए इलाचंद जोशी के जो उपन्यासों के नाम दिए हैं: प्रेत और छाया, सन्यासी, पर्दे की रानी। पूछा जा सकता है, मिलान कीजिए इस तरह के या दिए गए उपन्यासों में से इलाचंद जोशी के उपन्यास पहचान कर लिखिए, तो आपको इसमें सहायता होगी। लेखक के अनुसार भावना के समस्त कार्यकलाप के मूल में उसके अवचेतन मन की प्रेरणा छिपी होती है। साम्यवादी उपन्यास। कार्ल मार्क्स के साम्यवादी सिद्धांतों का समकालीन परिवेश पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। प्रेमचंद अपने अंतिम समय में प्रगतिशील साहित्य के प्रति रुझान व्यक्त कर चुके थे, अतः साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित कई उपन्यासों का प्रणयन प्रेमचंद्रोत्तर युग के तुरंत बाद हुआ।
ऐसे उपन्यासकारों में यशपाल, नागार्जुन, भगवती चरण वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, रांगेय राघव, भैरवा प्रसाद गुप्त आदि प्रमुख हैं। साम्यवादी विचारधारा के उद्घोषक के रूप में यशपाल के उपन्यासों को देखा जा सकता है। मनुष्य के रूप, दिव्या, दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड इनके प्रमुख उपन्यास है। कृपया नोट कर लीजिए। यशपाल के द्वारा लिखे गए उपन्यासों के नाम हैं मनुष्य के रूप, दिव्या, दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड। इनमें यशपाल ने तत्कालीन राजनीतिक धाराओं तथा सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देकर नवीन साम्यवादी चेतना को अभिव्यक्त किया है। देशद्रोही उपन्यास का मूल उद्देश्य राजनीति, सामाजिक, वैयक्तिक जीवन में समाजवादी चेतना को उभारना और पुष्ट करना रहा है। पार्टी कामरेड में एक चरित्रहीन व्यक्ति का क्रमश परिवर्तन दिखाते हुए उसके उत्सर्ग का चित्रण हुआ है। बौद्धकालीन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर यशपाल ने दिव्या उपन्यास में अपने साम्यवादी सिद्धांतों का तर्कपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि यशपाल लिखित कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें बौद्धकालीन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन हुआ है, तो उत्तर है दिव्या। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा में भी साम्यवादी सिद्धांतों की हल्की छाप दिखाई देती है। कृपया नोट कर ले कि भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कौन सा उपन्यास है, तो इसका उत्तर है चित्रलेखा। राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास जय याधेय, योद्धेय, सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा तक आदि उसी सिद्धांतों के रचनात्मक प्रतिरूप है। कृपया नोट कर ले कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित उपन्यासों के नाम जय योद्धेय, सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा तक। रांगेय राघव और बाबा नागार्जुन ने अपने आंचलिक शैली के उपन्यासों के माध्यम से सभ्यता की उपलब्धि से अप्रभावित दरिद्र ग्राम और आदिवासी जनजीवन का चित्रण किया है। समाजवादी उपन्यासकारों की श्रृंखला में ही अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त और राजेंद्र यादव की रचना भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आगे है ऐतिहासिक उपन्यास। इसका वाचन मित्रों हम आगे की वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही लंबे विषय हैं और आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी जानकारी यहाँ पर मिली है आपने उसे नोट कर ली होगी और मुझे यह पूरी तरह से खातरी है कि आपने अब तक जो भी नोट्स सुने पढ़े हैं इस पुस्तक के द्वारा, इससे दी गई जो भी जानकारी है, इसके नोट्स जो है वह आपको इस परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे की वीडियो में। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखने के लिए, सुनने के लिए और नोट्स बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं आगे की वीडियो में।